नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे धेनु क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम आर्टिकल 47 को देख रहे थे। तो साथियों, ये 47 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, दो स्तर की बात करता है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। इसी में साथियों मादक जो पेय हैं, और स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक नशीली दवाएं हैं, मदिरा हैं, ड्रग के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग करने का जो लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दवा है, तो अब इसका दवा का यूज क्या है कि बीमार होने पर हम क्या करें, इसका इस्तेमाल करें। अब कुछ लोग नशे के रूप में इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बीमारी से भिन्न किसी अन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाता है इस्तेमाल पर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। तो अब आप देखेंगे शराब जो बंदी बिहार में हुआ था साथियों, बिहार में जो बिहार सरकार के द्वारा तो शराब पे जो प्रतिबंध लगाया गया था साथियों, इसी अनुच्छेद 47 के आधार पे ही किया गया था। आ रही बातें साथियों, समझ में आ रहा है बात। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 साथियों ये कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। अब इसी में साथियों गोवध पर प्रतिबंध लगाने की बात किया गया है। इसी में गोवध पर प्रतिबंध लगाने की बात किया गया है। पशुओं के उसमें लिखा गया कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, कृषि और पशुपालन को, यहाँ पे लिखता है कि जो राज्य है वह कृषि को और पशुपालन को आधुनिक तरीके से, है ना, को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से, आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। संगठित करने का प्रयास करेगा, ये कहता है। राज्य क्या करेगा, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक प्रणालियों से और आधुनिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा। खास तौर से गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण का प्रयास करेगा और उनका सुधार करने के लिए प्रयास करेगा। उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। उनके वध का प्रतिषेध, गोवध वगैरह आप देखते हैं, है ना। ये सब प्रावधान राज्य सरकार जब करती है तो अनुच्छेद 48 का सहारा लेकर के करती है। आ रही बातें साथियों। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 48 क के बारे में। साथियों, अनुच्छेद 48 जो क है वो पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना है और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। ध्यान देंगे, वन और वन जीवों की रक्षा करना है और पर्यावरण का संरक्षण करना है और संवर्धन करना है। पर्यावरण का क्या करना है, संरक्षण भी करना है और संवर्धन भी करना है इसमें, यानी प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, ऐसा बोलता है बियर एक्ट। तो अनुच्छेद 48 क का ये जो प्रावधान है साथियों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया।
यानी कि मूलतः ये भारतीय संविधान में नहीं था। और ये कहता क्या है साथियों, कहता है कि राज्य, क्या कहता है साथियों, जो राज्य है वो देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 देखते हैं। अनुच्छेद 49 साथियों क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रयास करेगा। ध्यान देंगे, ये एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बाध्यता का जिक्र किया गया है कि राज्य यहाँ ऐसा करने के लिए बाध्य है, ऑब्लिगेशन है, बंधन है, बाध्यता है। बेरक लिखता है कि राज्य बाध्य है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, सुनिएगा, कि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथा स्थिति यदि कोई उसका शेप बिगाड़ रहा है, अर्थात विरूपण कर रहा है, या उसका विनाश कर रहा है, या उसको क्षति पहुंचा रहा है, या उसको जैसे मान लीजिए 10 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में उसको घटा करके 5 वर्ग मीटर कर रहा है, अर्थात अपसारण और अभिसारण कर रहा है, दोनों कर रहा है, या घटा बढ़ा रहा है, या उसको क्षति पहुंचा रहा है, तो इससे संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी, ऐसा बोलता है यह अनुच्छेद। पूरे डीपीएसपी में आप देखेंगे कहीं बाध्यता शब्द का जिक्र नहीं है राज्य के समक्ष, किंतु अनुच्छेद 49 में क्या है? राज्य के समक्ष बाध्यता का जिक्र है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 50 साथियों। अनुच्छेद 50 कहता है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है साथियों? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आज न्यायपालिका की जो कुछ भी इमेज है इस अनुच्छेद की वजह से ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पूछता है कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं, जुडिशरी से सेपरेशन की बात किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। साथियों आप सुने होंगे कि एक हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संदर्भ में एक कमीशन नियुक्त किया गया था। संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किया गया था, जिसको बोलते थे नेशनल जजेज अपॉइंटमेंट कमीशन बोलते थे। इस आयोग का साथियों काम ये था कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्या करेगी? नियुक्ति करेगी। नियुक्ति के संदर्भ में क्या करेगा? सारा कामकाज यही करेगा। आ रही बात है। अब चूँकि अब ये जैसे ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इस कानून को क्या कर दिया? गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। कहा कि संविधान सम्मत नहीं है, ये अनुच्छेद 50 का उल्लंघन करता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है अनुच्छेद 50, उससे ये उसका उल्लंघन करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और पुनः कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का रास्ता पुनः क्या हो गया? साफ हो गया। तो साथियों अभी भी कॉलेजियम के द्वारा ही न्यायाधीशों की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 50 आया था तो ये सब चीज़ उससे जुड़ा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा चर्चा कर दिया। तो अनुच्छेद 50 क्या है साथियों? केवल आपको ये जानना है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आ रही बात है साथियों। अब देखिए, अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 51। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की प्रयास करेगा। कैसे? कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता के द्वारा या मध्यस्थम द्वारा, आर्बिट्रेशन जिसको बोलते हैं, के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। आ रही बातें आ रही समझ में साथियों बातें? तो ये रहा साथियों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 इतना ही से केवल मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की अभिवृद्धि की बात करता है। बोलता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बोलता है प्रमोशन ऑफ
इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आ रही बातें साथियों। अब हम देखते हैं साथियों अगला जो टॉपिक है, नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। अब देखेंगे नीति निर्देशक जो तत्व है उसकी विशेषता क्या है साथियों। सबसे पहला चीज साथियों देखेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे, हम टू द पॉइंट बात करते हुए चलेंगे। पहला चीज़ कहता है कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। आ रही बात है साथियों। ये संवैधानिक निर्देश, ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। राज्य के लिए क्या है साथियों? सिफारिशें हैं। आ रही बात है। अगला पॉइंट कहता है साथियों, दूसरा देखते हैं, जो ये निदेशक तत्व है, ये साथियों ध्यान से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। निदेशक तत्व जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों के समान है। आ रही बातें साथियों। ये जो निदेशक तत्व हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों के समान हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे चीज़ पूछ दिए जाते हैं कि किसने कहा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब एक बात कहे थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक स्टेटमेंट है कि जो निदेशक तत्व है, जो निदेशक तत्व हैं, वो अनुदेशों के समान है। अनुदेशों के समान है। ये कौन सा अनुदेश? भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश।
आ रही बातें साथियों समझ में? कौन सा अनुदेश? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों के समान है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किसने ये कहा कि जो डीपीएसपी है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों के समान है। तो साथियों किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? डॉक्टर अम्बेडकर का। ओके, आगे चलते हैं। चूँकि साथियों ध्यान देंगे जो भारत शासन अधिनियम 1935 के जो अनुदेश थे तो वो ब्रिटिश कालीन सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे। उसे ही निदेशक तत्व कहा जाता था और वह इन अनुदेशों का ही दूसरा नाम है, ये समझिए। तो अब अंतर इसमें यह है कि इनमें केवल यह अंतर है कि निदेशक तत्व विधायिका और पालिका के लिए अनुदेश है। जो निदेशक तत्व होता है साथियों, जो डीपीएसपी है साथियों, वो किसके किसके लिए है? विधायिका और कार्यपालिका के लिए है। विधायिका और कार्यपालिका के लिए है। आ रही बातें समझ में? तीसरा देखते हैं साथियों विशेषता। तीसरी विशेषता देखते हैं साथियों, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। इसका उद्देश्य एक और है साथियों। इसका उद्देश्य है जो न्याय की प्रक्रिया है उस न्याय की प्रक्रिया में अर्थात न्याय में उच्च आदर्श कामा स्वतंत्रता कॉमा समानता बनाए रखना है। अगला इसी 3 के तहत ही अगला इसका चौथा देखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसकी विशेषता ये है, लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, है ना। अगला चीज़ देखते हैं, अगली इसकी विशेषता देखते हैं साथियों। पांचवी विशेषता इसकी क्या है कि डीपीएसपी अर्थात नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है? गैर न्यायोचित है। न्यायोचित अर्थात न्यायालय में वाद योग नहीं है ये, यानी कि इनके हनन पर इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, गैर न्यायोचित है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई भी डीपीएसपी राज्य सरकार फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे हम न्यायालय में लागू नहीं करा सकते। अतः सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 37 में एक बात कहा गया है कि अनुच्छेद 37 में, पीछे मैं बताया हूँ कि अनुच्छेद 37 में एक बात कहा गया है कि ये जो निदेशक तत्व हैं, ये देश के शासन में मूलभूत हैं। देश के शासन में क्या साथियों? मूलभूत हैं, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसा कहता है। अगला देखते हैं, छठा देखते हैं। यह सही है कि इनकी प्रकृति क्या है साथियों? गैर न्यायोचित है। बावजूद इसके इनकी महत्ता है। क्या महत्ता है साथियों? देखेंगे, लिखेंगे, यद्यप इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, तथापि
कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इन्हें देखता है। आ रही बातें साथियों। यद्यपि इनकी प्रकृति क्या है साथियों, गैर न्यायोचित है, बावजूद इसके कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय क्या करता है साथियों, इनको देखता है। आ रही बातें। किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए, एक चीज़ ध्यान देंगे, इसको भी लिख लेंगे, नोट करेंगे, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विधि की संवैधानिकता की, यानी कि कोई कानून संवैधानिक है गैर संवैधानिक, इस चीज़ का यदि निश्चय कर रहा हो न्यायालय, तब ऐसे केस में इसका क्या महत्ता है हम देख रहे हैं। किसी विधि की संवैधानिक मान्यता किसी विधि की संवैधानिक किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ साथियों? अर्थ ये हुआ कि इसकी प्रकृति भले ही गैर न्यायोचित है, बावजूद इसके कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय इनको देखता है। अर्थात कोई मान लीजिए कानून बना है, वो कानून संविधान सम्मत है या नहीं है, जब इसका विश्लेषण करता है न्यायालय, इसका मूल्यांकन करता है या अवलोकन करता है, तो न्यायालय डीपीएसपी को आधार बना करके देखता है कहीं ऐसा तो नहीं है ये कानून जो है डीपीएसपी को प्रभावी करना चाहता है, यह कानून डीपीएसपी को प्रभावी बनाना तो नहीं चाहता। यदि यह कानून डीपीएसपी को प्रभावी बनाने में सक्षम है तो उस विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय उस समय न्यायालय उस विधि को अनुच्छेद 14 और 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है और विधि को गैर संवैधानिक नहीं घोषित करेगा, उसको संवैधानिक घोषित कर देगा। आ रही बात हो? तो किसी विधि की संवैधानिकता को सुनिश्चित करने में डीपीएसपी क्या करती है? अहम भूमिका निभाती है। ये इसकी विशेषता हो गई। आ रही बात है? एक चीज़ हम देखेंगे अब
तो ये चीज़ स्टेटमेंट बना करके प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है साथियों, तो इसीलिए मैं इस चीज़ का जिक्र कर दिया हूँ। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, इसमें निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। इस टॉपिक को साथियों हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।